नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आज का ये खास मौका वायुवीर। आज भारतीय वायुसेना दिवस है। 90th एयरफोर्स डे को वायुसेना इस बार अलग अंदाज में मना रहा है। वायुसेना के इतिहास में पहली बार एयरफोर्स डे का मुख्य कार्यक्रम दिल्ली से बाहर यानी कि चंडीगढ़ में आयोजित हो रहा है और केंद्र ने भारतीय वायुसेना में अधिकारियों के लिए एक हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अगले साल एयरफोर्स में महिला अग्निशामक की भर्ती की भी तैयारी है। चंडीगढ़ में वायुसेना के शौर्य को देखने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पहुंचे। सुखना लेक पर एयर शो इस वक्त शुरू हो चुका है। ये एयर शो जारी है और लोग चिनूक के करतब देखकर इस वक्त रोमांचित हो रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। एयर शो में 80 से ज्यादा विमान हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें राफेल है, चिनूक है, तेजस, जगुआर, मिग-29 और मिराज 2000 समेत लड़ाकू विमान अपनी कलाबाजियों से लोगों को रोमांचित कर रहे हैं और जोश भर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और इन्हीं तस्वीरों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। वायुसेना दिवस कितना महत्वपूर्ण। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय सर इस वक्त लाइव मौजूद हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24। सबसे पहले आलोक जी, मेरा सवाल यही कि आज की इन तस्वीरों को देखकर आप खुद कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जो हर देशवासी इस वक्त महसूस कर सकता है सर? जी हाँ, भारतीय वायुसेना का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा और मुझे गर्व है कि मैं इस सेना का एक हिस्सा रहा हूँ। मैं कारगिल युद्ध में भी था। एक कहावत है कि विश्व के जितने भी काम है ना, जो भी प्रोफेशन है, इन ऑल प्रोफेशंस यू आर सपोज टू मीट टारगेट्स, बट इन एयरफोर्स वी आर रिक्वायर्ड टू डाउन द टारगेट्स। सो एक अजब का रोमांच होता है, क्योंकि किसी भी युद्ध में वायुसेना जो होती है, सबसे पहला कदम वायुसेना का ही होता है, पहल। और उसी के पहल पर कौन पहले के शुरुआती कुछ दिनों में युद्ध में बढ़त हासिल करेगा, यह सिर्फ वायुसेना के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि शुरुआती क्षणों में ही एक साथ हम दुश्मन के एरिया में घुस करके अंदर जाके डीप इनसाइड आक्रमण करते हैं और उसकी मारक क्षमता और उसके जो बड़े बड़े सैन्य स्थल हैं, उसको हम एक पलकों में, कुछ ही मिनट में, कुछ घंटों में डिस्ट्रॉय करते हैं, ताकि दुश्मन जो है वो कमजोर हो जाए और हमारी सेना तेजी से आगे बढ़े युद्ध में। तो वायुसेना का रोल जो है वो बहुत ही प्रभारी होता है, बहुत ही निर्णायक होता है किसी भी युद्ध में। जी हाँ, लेकिन आलोक सहाय जी, इस बार का जो थीम रखा गया है वो ट्रांसफॉर्मिंग फॉर फ्यूचर रखा गया है। बार बार हम बदलते भारत का जिक्र करते हैं, बार बार हम बदलते हुए भारत की जरूरतों का भी जिक्र करते हैं और खासतौर से बीते कुछ वक्त में डिफेंस सेक्टर में भारत ने अपने लिए बहुत बड़े बदलाव किए हैं। चुनौतियां भी क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी हैं और इसीलिए जब हम ट्रांसफॉर्मिंग फॉर फ्यूचर की बात करते हैं तो आज जो बदलाव हुए, मैं चाहूंगी कि उसके रेफरेंस में आप जरूर जिक्र करें और आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है और किन महत्वपूर्ण बदलावों की जरूरत आज देश की जरूरत बनी हुई है आलोक सहाय जी? देखिए, अभी तक दशकों से हम सिर्फ पाकिस्तान को देख करके अपनी सैन्य शक्ति का विकास करते थे। हमने चीन की बराबरी करने की ताकत पहले नहीं थी। आज हम चीन की बराबरी करने के रास्ते में खड़े हैं। सिर्फ यही नहीं, आज हम एक विश्व में सुपर पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमने क्या क्या विकसित किया है और क्या क्या हथियार हमारे पास आ गए हैं भारतीय वायुसेना में भी। ठीक है, अभी हम उसके तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे एक 42 स्क्वाड्रन्स की हमें जरूरत है, अभी हमारे पास कम है, तो हम तेजी से जहाजों के खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं। 114 जहाज का टेंडर भी अभी इशू किया जा चुका है। बहुत जल्दी हम वो जहाज 114 हमारे पास आ जाएंगे। उसके साथ साथ 5th जनरेशन फाइटर हम खुद डेवलप कर रहे हैं, जो 3 से 4 सालों में उसका फर्स्ट फ्लाइट होने वाला है। हमने जो विश्व का एक अनोखा हेलीकॉप्टर है वो अभी डेवलप किया है, जिसका आज प्रदर्शन होने जा रहा है, 3 हेलीकॉप्टर का। हमने C-17 ग्लोब मास्टर लिया है। हमारे पास IL-76 भी थे, लेकिन हमने C-17 लिया क्योंकि वो बहुत ही छोटे रनवे पे
तेजी से उतर सकता है, तेजी से एयरबोर्न हो सकता है। IL-76 जो पहले हमारा गजराज था, उसके लिए बहुत लंबे रनवे की जरूरत होती थी। तो इस तरह से हमने बहुत तेजी से बदलाव हम कर रहे हैं। फाइटर्स जहाज में भी आप देखिए, हमने Su-30 लिया। Su-30 हमारे पास 250 से ज्यादा जहाज है आज के डेट में, और सिर्फ उसी से हम संतुष्ट नहीं है। हमने Su-30 में अब हमने हमारे कमिटी ने पास किया है उसका रिनोवेशन करने के लिए, उसमें और बदलाव हम लाने जा रहे हैं, उसकी मारक क्षमता और ज्यादा हो जाएगी। और यही नहीं, उसमें जो कैरी करने के जो मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस मिसाइल, हमने उसको इंटरनली इन हाउस उसको उसमें बदलाव किया, उसका भार कम किया, उसकी लंबाई 8 मीटर से 5 मीटर घटा के की, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मोस फाइटर जहाज में लगा करके उड़ सकें। और ब्रह्मोस जो है वो विश्व का सर्वोत्तम क्रूज मिसाइल है, और एक जहाज जब अगर 4-5 ब्रह्मोस लेके उड़ जाएगा तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा किसी भी युद्ध क्षेत्र में, और हम इस दिशा में अचीव कर चुके हैं। बिल्कुल, और वो विजन भी आलोक सहाय जी लगातार देखने को मिला है। देखिए, आसमान में राफेल, सुखोई, मेघ, प्रचंड, मिराज, चेतक, चीता, चिनूक, तमाम ऐसे लगभग 80 एयरक्राफ्ट नजर आ रहे हैं। सर, अगर तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हो तो मैं चाहूंगी कि इन तस्वीरों को आप इलैबोरेट कीजिए। आसमान में हम क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर यह मौका गर्व से भर देने वाला है। ये मिराज नहीं है, ये डेल्टा विंग जो अभी उड़ रहा है, ये तेजस है जी, ये तेजस है जी हाँ। और ये मिराज के बारे में मैं बता दूं, मिराज जो है उसने अपना दमखम तो दिखाया ही, न सिर्फ कारगिल युद्ध में बल्कि उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक जो है वो सिर्फ मिराज के बदौलत ही संभव हो पाया था। उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर की कैपेबिलिटी है, जो जाम करने की, दुश्मन के रडार और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जाम करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो बहुत ही ज्यादा है। और प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स वो कैरी करता है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट पर वार लोड की डिलीवरी होती है, जैसे बालाकोट में हमने देखा है। बादल आ गए थे बालाकोट के समय में, फिर भी उसने प्रिसीजन के साथ अपने टारगेट को हिट किया। तो ये मिराज जो है हमारी बहुत बड़ी शक्ति है, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन मिराज के साथ साथ अब देखिए, एक दो और चीजें हमें चाहिए थी, जो हमें महसूस हुआ कारगिल युद्ध के समय में, कि पहाड़ के ऊपर अगर बंकर के अंदर लोग बैठ जाते हैं तो उसको कैसे मारे। देखिए, अभी ये जगुआर आ रहा है। जगुआर की खासियत मैं बता दूं, ये लो लेवल डीप पेनिट्रेशन हेवी बॉम्बर बोला जाता है। जगुआर बता रहे हैं आप, तो डीप पेनिट्रेशन मतलब कि दुश्मन के काफी अंदर जाकर के बड़े बड़े जो इंस्टॉलेशंस होते हैं, बड़े बड़े कारखाने, हथियारों के कारखाने, बड़े बड़े डिपो, उसको उड़ाने में ये काम आता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वजनी बॉम्ब ले जा सकता है। और ये लो लेवल, अल्ट्रा लो लेवल फ्लाइंग की इसमें कैपेसिटी होती है जगुआर में, जो करीब 30 से 40 फीट जमीन से ऊपर उड़ सकता है काफी देर समय तक। इससे क्या होता है कि दुश्मन का रडार इसको पकड़ नहीं पाता है। इतने अल्ट्रा लो लेवल हाइट पे रडार किसी भी जहाज को पकड़ नहीं पाता है। तो ये बिना जहाज के पकड़ में आए दुश्मन के काफी अंदर जा करके, घुस के, मार करके और वापस लौटने की क्षमता रखता है। इसीलिए इसको कहा जाता है लो लेवल डीप पेनिट्रेशन हेवी बॉम्बर जगुआर। और ये भी जो अब आप देख रहे हैं कि MiG-29 जो आप बता रही हैं, MiG-29 जो है वो भी एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। और इसकी जो लेकिन क्योंकि आलोक जी, आपको मैं जरा रोकते हुए, क्योंकि हम बड़े बदलावों की बात कर रहे हैं, और देखिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर का हमने जिक्र किया। एक तो वर्दी बदल गई है, ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हमने इससे बड़ा बदलाव कभी नहीं देखा। मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस और आपके मन के थॉट्स जरूर ऐसे में जानना चाहूंगी। वर्दी बदल गई है, एक तरीके का एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, लेकिन वक्त की जरूरत भी थी कि उस वर्दी को बदला भी जाए। बदलता मौसम, बदलती चुनौतियां, ये कितना ह्यूज स्टेप इसे आप देखते हैं, ये कितना बड़ा बदलाव जो डेफिनेटली एक पॉजिटिव डिसीजन साबित होगा हमारे लिए। देखिए, जब वायुसेना हमारी इतनी आधुनिक हो गई है, सब चीजें इतनी बदल गई हैं, इस तरह के हथियार आ गए हैं, इस तरह के जहाज आ गए हैं, इस तरह का माहौल हो गया है, लेडी फाइटर पायलट हो गए हैं 16-17 हमारे पास। तो ऐसे बदलते माहौल में अगर वर्दी भी बदल जाए तो एक नया माहौल बनता है। इसीलिए, और वर्दी बदलने के पीछे साइंटिफिक कारण भी होते हैं।
काफी साइंटिफिक तरीके से हमने नए वर्दी का चयन किया है जो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होगा युद्ध के क्षेत्र में। तो एक बदला हुआ माहौल है, उस बदले हुए माहौल में बदली हुई वर्दी है। जी हाँ। अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं सर, इनको आप जरूर इलाबोरेट कीजिएगा। इस वक्त आसमान में कौन कौन से फाइटर जेट्स हम देख पा रहे हैं, साथ ही क्योंकि हमने देखा कि चुनौतियां बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, क्योंकि आपने भी खुद जिक्र किया कि पहले हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते थे, लेकिन आज की तारीख में चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं, क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ की तरफ बढ़ता हुआ भारत कितना सक्षम है ये दुनिया को अब बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में और कितना एडवांस फाइटर जेट से लेकर इन्हीं फाइटर जेट्स को और ज्यादा तकनीक से और हेवी हथियारों से लैस करना आज की कितनी बड़ी जरूरत है सर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भारत को अगर सुरक्षित रखना है, भारत को अगर हम अगले युग में एक विकसित देश के रूप में, सशक्त देश के रूप में खड़ा करना चाहते हैं, तो हमारी रक्षा शक्ति बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। और क्योंकि देखिए, हम चारों तरफ से, खास करके पूरब से और पश्चिम से, हम दो दुश्मनों से घिरे हुए हैं। और जियोपॉलिटिक्स में विश्व राजनीति जितनी तेजी से आजकल बदल रही है, तो उसमें भी हमको एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा है कि जो देश अपने दम पर खड़ा होता है वही देश अंततः विजयी होता है। दूसरों के सहारे आप बहुत समय तक युद्ध नहीं लड़ सकते। जैसे यूक्रेन को भी अभी दिक्कतें आ रही हैं, एक से एक साजो सामान तो दिया जा रहा है अमेरिका और नाटो के द्वारा, लेकिन उस नए नए हथियार, नए नए जहाजों, नए चीजों को चलाने की ट्रेनिंग भी तो होनी चाहिए। तो अचानक आप कोई चीज लेकर के युद्ध में दूसरे से उतनी जल्दी आप निर्णायक भूमिका नहीं अदा कर सकते हैं। तो अपने आप जब हम स्वदेशी तकनीकी के द्वारा जब हम अपनी शक्ति काफी बढ़ा लेंगे, और जहां स्वदेशी काम नहीं आ रहा है, जहां पर तत्काल हमें आधुनिक, अत्याधुनिक चीजें की जरूरत है, वहां हम खरीद रहे हैं। तो जब हम अपनी शक्ति पर खुद खड़े होंगे, जब हमारे पास खुद ऐसे हथियार होंगे, खुद ऐसे जहाज हैं, तो फिर कोई भी दुश्मन का देश हमारी तरफ आंख नहीं उठा के देखेगा। और यही नहीं, जब हम विश्व में दूसरे जगह हमारे नेता जाते हैं तो उनको एक सम्मान मिलता है, क्योंकि उनको पता है कि भारत एक सशक्त और शक्तिशाली देश है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो सेना को तो मजबूत रखना ही पड़ेगा, ये समय की मांग है। अभी आलोक जी, आसमान में हम कौन सा फाइटर जेट देख रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले जो तेजस था, अभी ये नजदीक आएगा तब मैं पहचान के बताऊंगा। जो इसके पहले वाला जो था वो तेजस था, क्योंकि उसका डेल्टा विंग बहुत ही साफ नजर आ रहा था, और ये दूर चला गया है, धुंधला हो गया है, अभी मुझे साफ नजर नहीं आ रहा है। नजदीक आएगा तो मैं देख के बता दूंगा। तेजस की खूबी यह है कि देखिए, तेजस को हमने, ये हमारा स्वदेशी जहाज है, फाइटर है, और इसको कम खर्च में, कम लागत में एक ऐसी मारक क्षमता वाला हमने हल्का जहाज बनाया है जिसकी मारक क्षमता, जिसका प्रिसीजन अटैक बल्कि आधुनिक जहाजों के लगभग बराबर है। तो इसलिए इस जहाज की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बहुत ज्यादा हो गई है। और क्योंकि आलोक जी आपने मांग का जिक्र किया, तो अभी 2021 में ही तो हमने 123 तेजस का ऑर्डर दिया है, और उसमें भी हमने उसको बाइफरकेट किया है। 40 मार्क 173 सिंगल सीट है, मार्क 1 एएस है, 10 2 सीट मार्क 1 ट्रेनर इसमें शामिल है। इससे ये क्लियर होता है कि तेजस की जरूरत कितनी ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तेजस मार्क 2 भी बना रहे हैं, उसका भी रिसर्च ऑलरेडी काफी एडवांस स्टेज में है। उसको हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तेजस मार्क 2 भी आ रहा है। लेकिन तेजस की मांग दक्षिण एशिया देशों में बहुत ज्यादा है। छोटे देश इसको बहुत जल्दी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि एक तो लागत कम है, इसकी कीमत कम है, और मारक क्षमता लगभग उतनी ही है जो आधुनिक जहाजों में है। तो तेजस तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा बैकबोन होगा, और इसकी संख्या हम काफी बढ़ा सकते हैं। एक हमारा सेकंड लाइन नहीं, अब तो कुछ क्षेत्रों में, कुछ टेक्निक में ये फ्रंट लाइन रोल भी प्ले करने क्या देखा आसमान में, क्या देखा ये हमने, अगर आपके सामने स्क्रीन चल। जी हाँ, मैं बताता हूँ। ये एंटी मिसाइल फ्लेयर्स होते हैं। ये क्या होता है, जब जहाज दुश्मन के एरिया में जाता है तो उसको लॉक करके मिसाइल लॉन्च किया जाता है। मिसाइल जो होता है वो हीट सीकिंग होता है। तो मिसाइल जब लॉन्च होता है तो पायलट को अपने कॉकपिट में, आधुनिक जहाज जो है उसके कॉकपिट में ही उनको पता चल जाता है कि दुश्मन के किसी रडार ने उसको लॉक किया।
पहली वार्निंग मिलती है। दूसरी वार्निंग मिलती है कि उसके ऊपर मिसाइल लॉन्च किया जा चुका है। तो लॉन्च किया जा चुका है तो उसके पास अब बस कुछ समय बचा हुआ है। तो अब वो क्या करता है कि ये एंटी मिसाइल फ्लेयर्स होते हैं। आलोक सर, अभी आप फॉर्मेशन देख रहे हैं और कितना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन इस वक्त आसमान में नजर आ रहा है। जरा इसको भी इलैबोरेट सर कीजिए। ये हमारा सूर्य किरण फॉर्मेशन है, जो पहले किरण एयरक्राफ्ट का होता था, आजकल हॉक्स एयरक्राफ्ट हमने जो लिया है उससे इसका प्रदर्शन करते हैं हम। ये फॉर्मेशन फ्लाइंग और डिस्प्ले के लिए इसकी सुंदरता है। ये हमें युद्ध में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन गजब का एरियल डिस्प्ले करता है ये और सभी को अचंभित कर देता है। बहुत ही सुंदर है। विश्व के बहुत कम ही देशों के पास, बड़े बड़े विकसित देशों के पास ही इस तरह के डिस्प्ले फॉर्मेशन है। इसको सूर्य किरण फॉर्मेशन बोलते हैं। जी हाँ। लेकिन आलोक सर, इसमें सबसे ज्यादा मेस्मराइजिंग क्या होता है? क्योंकि देखिए, हम तो टेलीविजन स्क्रीन के जरिए देख रहे हैं और आपका तो बहुत ही खासा अनुभव इस चीज को लेकर रहा है। आसमान में जब उड़ता है तब तो एक अलग ही तरीके का अनुभव होता है, लेकिन जब टच डाउन एक्टिविटी होती है तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा मेस्मराइजिंग तो वो लम्हा, वो वक्त रहता होगा। और देखिए, सबसे इसमें ये जो फॉर्मेशन फ्लाइंग आप देख रहे हैं जी, इसमें सबसे ज्यादा कौशल की जरूरत होती है। जहाज एक दूसरे से बहुत पास में होते हैं, बहुत पास में होते हैं, और जरा सी चूक, जरा सी गति में परिवर्तन एक दूसरे से जहाज को टकरा देंगे। तो ये क्या होता है कि इसमें जहाज चलाने की कौशल का ये प्रदर्शन है कि हम कितनी कुशलता से जहाज को कंट्रोल कर रहे हैं कि 10 मीटर 15 मीटर भी आगे पीछे जहाज नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात कि ये सिर्फ एक दिशा में सीधे नहीं उड़ रहे हैं, ये आप देखिए इनकी दिशाएं बदलती हैं, ये डिफरेंट एंगल्स में ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, फिर भी इनके आपस के जो स्पेस होते हैं, जो जगह होती है, वो उतनी ही बनी रहती है। तो ये बहुत ही बड़े सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होती है कि एक साथ सारे फॉर्मेशन के जहाज स्प्लिट सेकेंड मोमेंट पे एक ही साथ एक ही डिग्री पे टर्न करते हैं। नहीं तो टर्न के समय वो बिल्कुल उसी फॉर्मेशन को कैसे मेंटेन कर पाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इनका लीडर होता है वो कॉल देता है। जो इन्होंने सूर्य किरण फॉर्मेशन की फ्लाइंग देखी है, उनको कभी कभी हमारी भारतीय वायुसेना ऑडियो भी सुनाती है पैविलियन में, ताकि वो सुने। तो पायलट जो उसका कमांडर होता है, इसमें जो एक लीडर होता है, ही गिव्स ए कॉल, स्टैंड बाय फॉर टर्न राइट, स्टैंड बाय फॉर टर्न राइट, टर्न राइट नाउ जैसे वो कहता है, तो एग्जैक्ट एट नाउ एवरीबॉडी टर्न्स। सो ये एकदम सेकंड टू सेकंड सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, और इसमें फ्लाइंग जो उड़ाने का जो कौशल है वो काफी होना चाहिए। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, बहुत ही घातक होगा। आपने सुना होगा कि एयर फॉर्मेशन के फ्लाइंग में प्रदर्शन में कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जरा सी थोड़ी सी चूक से दुर्घटना हो जाती है। तो ये बेसिकली हमारा फ्लाइंग का जो कौशल है वो हम इसको प्रदर्शित करते हैं कि हम कितने एफिशिएंट हैं। जी हाँ। अभी कुछ वक्त पहले आलोक सहाय से मुझे मौका मिला था INS विक्रांत पर जाने का, और ठीक उससे पहले जिस तरीके की जानकारी वहां पर मिली, हमारे जो फाइटर जेट्स डेक पर वहां पर मौजूद रहने वाले हैं, हैंगर तक में मुझे जाने का मौका मिला और वहां पर मैंने तमाम फाइटर जेट्स को भी देखा। अभी जो आसमान में उड़ते हुए फाइटर जेट्स हम देख रहे हैं, ये हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर इनमें से कौन कौन मौजूद रहेंगे? कौन कौन से वो फाइटर जेट्स हैं जो हमारे समुद्र की, हमारे उस इलाके की रक्षा करेंगे, वहां पर तैनात रहेंगे, दुश्मन को चुनौती देंगे? जी देखिए, जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है समुद्र में, उसके ऊपर जो जहाज रखे जाते हैं उसमें कुछ विशेष क्षमताएं होनी चाहिए जी। वो क्षमताएं क्या है कि वो छोटी दूरी से ही उड़ान भर सके, क्योंकि लंबा डेक नहीं होता है, वो रनवे की तुलना में उसकी लंबाई छोटी होती है। तो थ्रस्ट रेशियो उसका उस जहाज का बहुत ज्यादा होना चाहिए, और जैसे ही डेक वो छोड़ेगा उसके बाद उसको उस थ्रस्ट से ऊपर उसको खींचना पड़ता है, ऊपर उड़ाना पड़ता, ऊपर ले जाते हैं। तो उसी तरह के जहाज इसमें काम आते हैं। दूसरी बात यह है कि लैंडिंग के समय में भी जगह कम है, तो इसमें एक अरेस्टर गियर होता है, नीचे में एक तार होता है। जब जहाज लैंड करता है तो एक हुक उसके पीछे रहता है, हुक उस अरेस्टर गियर केबल को इंगेज करता है और वह हाइड्रोलिक ब्रेक के द्वारा काम आता है। आप देखते हैं कि थोड़ी दूर आगे जाके
वो रस्सी से खींच के रुक जाता है जहाज। तो जहाज में एक विशेष इस तरह की क्षमताएं जो होती हैं, वही जहाज हम एयरक्राफ्ट कैरियर पर रख सकते हैं। आज के दिनों में हमारे पास जो MiG-29 है वो एयरक्राफ्ट कैरियर में हम रखते हैं, बट वो MiG-29 जो हमारे पास बाहर है वो नहीं होता है, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया होता है। राइट। तो मॉडिफाइड वर्जन होता है MiG-29 का, वो उस पे काम कर रहा है। और अभी ये जो अभी आप स्क्रीन पर जो फॉर्मेशन देख पा रहे हैं, इसमें आप देखिए कि ऊपर जाने के साथ साथ एकदम से उसी सेम फॉर्मेशन में ये तमाम फाइटर जेट्स नीचे आते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक बार सर इसको भी थोड़ा सा बताते चलिए, उसके साथ आप अपनी बात को जारी रखिएगा। जी, ये मैंने बताया कि आप देखिए कितने तरह के मोड़ हैं, कितने तरह के टर्न हैं, कितने तरह के फॉर्मेशन ये बनाते हैं। ये दिल बनाते हैं, दिल के रूप में उड़ाते हैं, दिखाते हैं लोगों को। तो दिल के बीच में एक दूसरा जहाज जाता है, तीर वो बना के जाता है। तो इस तरह के जो करतब हैं उसमें काफी कौशल की जरूरत होती है, प्रिसीजन। फिर आप देखिएगा कि ये दो जहाज कुछ देर बाद आमने सामने से गुजरते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पास से, बल्कि जो दर्शक हैं उनकी सांसें अटक जाती है कि टकराने वाला है जी। लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, उसमें हम काफी कुशलता से थोड़ा सा अंतर रख लेते हैं, लेकिन देखने वाले की सांसें अटक जाती हैं। बिल्कुल। तो इस तरह के तरह तरह करतब वो दिखाते हैं। बिल्कुल सर, और वो रोमांच लगातार बरकरार भी रहता है।